नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। LGP को तोड़ने की जदयू लंबे वक्त से कर रही थी साजिश। जब मैं बीमार था वे अपनी साजिश में कामयाब हो गए। सोनू सूद और कांग्रेस विधायक के एंटी कोविड दवाई रखने की जांच करे महाराष्ट्र सरकार, बम्बई हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली दंगा मामले नताशा नरवाल समेत 3 की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। ट्विटर और मोदी सरकार में बड़ा टकराव, रविशंकर प्रसाद ने एक के बाद एक ट्वीट कर ट्विटर से पूछे कई सवाल। मिथुन चक्रवर्ती से भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता के मणिकतला थाने पुलिस ने की पूछताछ। और जिनेवा में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई मुलाकात, दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर से टकराव के बीच कई सवाल पूछे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक साथ कई ट्वीट कर ट्विटर को निशाने पर लिया है। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा है, 26 मई को भारत सरकार की ओर से जारी की गई इंटरमीडिएरी गाइडलाइन का पालन करने में ट्विटर नाकाम रहा है। ट्विटर को कई मौके दिए गए कि वो हमारे नियमों का पालन करे, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं मानने का रास्ता चुना। भारत की संस्कृति विविधता भौगोलिक संरचना के हिसाब से है। कुछ खास मामलों में सोशल मीडिया से फैली चिंगारी भी आग का रूप धारण कर सकती है, खासकर फर्जी खबरों के जरिए। इसी को रोकने के लिए हमने नया नियम बनाया है। ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा बरदार बताता है, लेकिन इस गाइडलाइन की बात आई तो जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। इसके अलावा ट्विटर भारत की कानून व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा है और यूजर्स की शिकायतों की भी अनदेखी कर रहा है। इसके साथ ही ट्विटर अपनी सुविधा और पसंद नापसंद के हिसाब से किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में डाल देता है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना तोड़ने के आरोप में ट्विटर पर कई पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 5 जून को एक मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अब्दुल समद नाम के उस बुजुर्ग ने एक वीडियो में दावा किया है कि उनकी दाढ़ी काटी गई और वंदे मातरम के साथ जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया था। अब्दुल समद ने यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें जंगल की ओर ले जाया गया था और वहीं बंधक बनाकर रखा गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका की नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत को सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बताया और वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और तैयार करने की जरूरत है। स्टार्टअप क्षेत्र पर केंद्रित विवाटेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये समय की जरूरत है कि दोनों देश इस साझेदारी को आगे जारी रखें। उन्होंने कहा है कि कोविड के 2 टीके भारत में बनाए गए हैं तथा कुछ और टीकों के विकास एवं परीक्षण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल से हमने विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं का अनुभव किया है। अभी भी इसका काफी प्रभाव है, लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एवं अनुचित ढंग से पेश किया गया है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है। मंत्रालय ने कहा है कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वैरो कोशिकाएं तैयार करने और उनके विकास के लिए किया जाता है। गौवंश तथा अन्य पशुओं से मिलने वाला सीरम एक मानक संवर्धन संगठक है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में वैरो कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है। वैरो कोशिकाओं का उपयोग ऐसी कोशिकाएं बनाने में किया जाता है जो टीका उत्पादन में मददगार होती हैं। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीके बनाने के लिए इस तकनीक का दशकों से इस्तेमाल होता रहा है। बम्बई हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए कि वो लोगों को एंटी कोविड दवाइयों की सप्लाई और उन्हें इकट्ठा करने में अभिनेता सोनू सूद और स्थानीय कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी की भूमिका की जांच करे। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये लोग दवा असली है या नकली या वैध है, इसको जांच बिना किए खुद को एक प्रकार के मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को तोड़ने की साजिश तब से कर रही है जब उनके पिता जीवित थे। उन्होंने कहा, जब मैं बीमार था तो वे अपनी साजिश में कामयाब हो गए। चिराग पासवान ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, जब मेरे पिता अस्पताल में थे तभी से कुछ लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता ने ये बात पार्टी नेताओं को कही थी। इसके बारे में मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस को भी बताया था, लेकिन कुछ लोग उस संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे जिनसे होकर हम गुजरे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की हकीकत को। तो क्या है दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की हकीकत? केंद्र सरकार ABY यानी आयुष्मान भारत योजना को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होने का दावा करती है। इस योजना को बड़ी ही धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया था और उस वक्त ये दावा किया था कि इस योजना का लाभ देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा और इससे देश के गरीब लोगों को भी बड़े अस्पतालों में इलाज करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन क्या पीएम मोदी को गरीब लोगों के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मुहैया कराने का सपना सच हो पाया या फिर इस योजना का फायदा भी कोई और उठा लेगा? दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ये योजना भी पीएम मोदी के दूसरी योजनाओं की तरह मसलन उज्ज्वला योजना और स्मार्ट सिटी की तरह कागजी घोड़ा तो साबित नहीं हो रहा। तो चलिए हम करते हैं इसका स्कैन। आखिर बिहार में इस स्कीम के तहत कितने मरीजों का हुआ है इलाज? दुनिया इन दिनों कोरोना संकट के दौर से गुजर रही है। अपना देश भारत भी उसमें शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बरपाया है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ABY यानी कि आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के तहत देश के कितने गरीब गुरबा लोगों का इलाज हुआ, ये जानने की दिलचस्पी हर किसी में होगी। तो चलिए इसकी सच्चाई जानने के लिए पहले हम देश के राज्यों में इसकी स्थिति को समझते हैं और वो राज्य है बिहार। बिहार की कुल आबादी 12 करोड़ है और यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 19 कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक RTI के जवाब में कहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देश के एक मीडिया घराने के RTI के जवाब में दिया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर अपनी नाकामी का आरोप डाल भी नहीं सकती है। अन्य राज्यों में कितने मरीज देखे गए ABY स्कीम के तहत? बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में ABY योजना के तहत कितने मरीजों को कोरोना काल में फायदा हुआ, चलिए ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 875, झारखंड में महज 1419 मरीजों का इलाज किया गया। लेकिन पंजाब, गुजरात और दमन में इस योजना के तहत एक भी मरीज का इलाज नहीं हो पाया और वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.50 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया गया। और अब अंत में आखिरकार क्या है आयुष्मान भारत योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में 25 सितंबर 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस योजना की शुरुआत की थी।
इसके तहत देश के 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत निम्न मध्य वर्ग और ऊपरी मध्य वर्ग के लोगों को गुणवत्ता युक्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना था। आयुष्मान भारत योजना पर सरकार मई 2020 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आंकड़ों के अनुसार इसमें महज 7,000 करोड़ गंभीर बीमारियों पर लगा है। कैंसर, हृदय रोग, हड्डी की और पथरी की बीमारियों का ज्यादातर लोग ने इस योजना में इलाज कराया है और कई मामलों में इसके लाभार्थी गरीब गुरबा लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा देने का दावा करती है वो एक छलावा है। और ऐसा तब है जब सरकार 2019 से अब तक इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए लुटा चुकी है। जम्मू कश्मीर में शैक्षणिक संस्थानों को 30 जून तक बंद रहेंगे। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तकनीकी शिक्षा संस्थान, कोचिंग क्लास सहित अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाओं में जून के आखिरी तक रोक रहेगी। सरकार ने यह फैसला जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए लिया है। वहीं इससे पहले सरकार ने 15 जून 2021 तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर राज्य में मौजूदा कोविड स्थिति का आकलन करने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को बंद करने के आदेश के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च या प्रयोगशाला कार्य के लिए न्यूनतम कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही कहा गया है कि टीचर्स को अपने घरों में ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल की दूसरी लहर के मामले बढ़ने के चलते एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उस वक्त कई स्टूडेंट्स और टीचर्स का टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया था। इसके बाद राज्य में स्कूल बंद कर दिए गए थे। वहीं जम्मू और कश्मीर बॉर्डर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड-19 संक्रमण मामलों में सुधार नहीं होने की वजह से कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी थी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए चेतावनी दी है। मायावती ने कहा है कि अगर सपा ने बीएसपी के निलंबित विधायकों को पार्टी में लिया तो बगावत या फूट पड़ेगी। मायावती ने दावा किया है कि सपा के कई नेता बीएसपी में आने को आतुर हैं। हम आपको बता दें कि बीएसपी से निलंबित 5 विधायकों ने मंगलवार को एएसपी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए सपा पर दलित विरोधी और जातिवाद का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट किया, घृणित जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद आदि के संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, घोर छलावा है। भारत ने औपचारिक रूप से ये स्वीकार किया है कि AY.1 कोरोना वायरस का एक वेरिएंट मौजूद है, जो कि डेल्टा वेरिएंट के करीब है। AY.1 या B.1.617.2.1 का एक म्यूटेशन है, जिसे K471N कहा जा रहा है। इसे काफी संक्रामक बताया जा रहा है और बीटा वेरिएंट से जुड़ा है। पहली बार इसकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण पर बने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रमुख BK पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार इसकी पहचान मार्च महीने में यूरोप में हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही ये लोगों में पाया गया है। हाँ, ये नया कोरोना का वेरिएंट है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आशिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भवानी की बेंच ने मंगलवार को तीनों अभियुक्तों को जमानत दे दी थी। इस जमानत के खिलाफ बुधवार सुबह स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां कानून यानी कि UAPA के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सरकारों से कहा है कि किसी पर आतंकवादी का ठप्पा लगाने से पहले गंभीरता से विचार करें। अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया। बेहद कठोर कानून
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 छात्रों को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने ये बातें कही। नताशा नरवाल, दिवंगना कलिता और आशिफ इकबाल तन्हा को बीते साल दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा मामले में साजिश के आरोप में यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र में विरोध के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच फर्क करने वाली रेखा कुछ धुंधली हो गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भवानी की बेंच ने कहा कि यूपीए में आतंकवाद और आतंक शब्द की परिभाषा कहीं पर नहीं दी गई है। अदालत ने कहा यूएपीए में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा अस्पष्ट है और आतंकवादी कृत्य का इस्तेमाल किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसे कृत्यों के लिए जिनकी परिभाषा पहले से अन्य कानूनों में तय है। कोलकाता में मानिकतला थाने की पुलिस ने बुधवार को अभिनेता और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती से विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ की। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पुलिस की एक टीम ने उनसे वर्चुअली लगभग 45 मिनट तक पूछताछ की। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिथुन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्मों के डायलॉग बोले थे। अदालत ने उनसे वर्चुअल तरीके से होने वाली पूछताछ में पुलिस का सहयोग करने को कहा था। इसी के मुताबिक आज उनसे पूछताछ की गई है। और रुक करते हैं देश के बाहर की खबरों की ओर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई करते दिखे। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में बजट पर जारी बहस में दूसरे दिन बोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सांसद में उपद्रव का वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के अलवी अवान एक विपक्षी सदस्य को भद्दी गालियां दे रहे हैं। सांसद एक दूसरे पर किताब भी फेंकते दिख रहे हैं। उसी बजट बुक से एक दूसरे को लोग मारते दिखे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि इस साल देश की अर्थव्यवस्था में तो सुधार हुआ है, मगर खाने पीने की चीजों को लेकर चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर कोरिया के शासक ने इसके लिए कोरोना महामारी और पिछले साल आए चक्रवाती तूफानों को जिम्मेदार बताते हुए इससे प्राथमिकता से निपटने पर जोर दिया। किम ने मंगलवार को सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक इस बैठक में आर्थिक मसलों को सुलझाने के लिए बनाई गई नीतियों की समीक्षा की गई। इस दौरान अगली पंचवर्षीय आर्थिक योजना के लिए लक्ष्य तय किए गए, जिसमें खदान और धातु का उत्पादन बढ़ाना शामिल है। और खबरें कारोबार जगत की। दिग्गज निवेशक राधाकिशन दामिनी की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मार्केट कैप 2.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। रिटेल चेन डीमार्ट को ऑपरेट करने वाली इस कंपनी ने मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और ONGC जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स अब देश की 17वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। यह कंपनी मार्च 2017 में लिस्ट हुई थी और पिछले 4 साल में इसने अपने इश्यू प्राइसेस में 1000% से अधिक रिटर्न दिया है। डीमार्ट के शेयर 295 से 299 रुपए के प्राइस बैंड पर जारी किए गए थे। लिस्टिंग के समय कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए से भी कम था। यह शेयर 604 रुपए पर लिस्ट हुआ था और एक दिन में ही निवेशकों का पैसा दुगना हो गया था। इस साल यह शेयर अब तक का 21% बढ़ चुका है। और ऑर्बिट स्टोरी में आज बात अंतरिक्ष के चक्कर काट रहे 26 यान की। वर्तमान में हमारी और सौरमंडल के चारों ओर 26 सक्रिय अंतरिक्ष यान हैं। कुछ अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ अन्य दुनिया के सतहों पर उतरे हैं और कुछ केवल चित्र लेने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से केवल आधे ही मंगल पर जा रहे हैं। इन 26 अंतरिक्ष यान में दीर्घकालिक मिशन पर निकले वॉयेजर 1 और 2 जैसे यान शामिल हैं, जो पिछले 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अब सौरमंडल को छोड़कर कहीं तारों के बीच विचरण कर रहे हैं।
और इनमें कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान भी हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्प है। पिछले महीने चीन ने मंगल ग्रह पर रोवर को सफलतापूर्वक उतारा था और तैनात किया। इस तरह वह लाल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। पिछले साल अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने पृथ्वी से कम दूरी के कारण यात्रा पर लगने वाले अपेक्षाकृत कम समय का फायदा उठाते हुए मंगल पर अपने मिशन भेजे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रहों पर शोध करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक मंगल पर जाने को लेकर इतनी जुनूनी क्यों हैं? इस एक ग्रह पर इतना समय और पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, जबकि हमारे सौर मंडल में कम से कम 7 अन्य ग्रह, 200 से अधिक चंद्रमा, अनगिनत क्षुद्र ग्रह और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। वर्तमान में हमारे सौर मंडल के चारों ओर 26 सक्रिय अंतरिक्ष यान हैं। कुछ अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ अन्य दुनिया के सतहों पर उतरे हैं और कुछ केवल चित्र लेने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से केवल आधे ही मंगल पर जा रहे हैं। इन 26 अंतरिक्ष यान में दीर्घकालिक मिशन पर निकले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे यान शामिल हैं, जो पिछले 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अब सौर मंडल को छोड़कर कई तारों के बीच विचरण कर रहे हैं। और इनमें से ऐसे अंतरिक्ष यान भी हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्प है। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाले जूनो अंतरिक्ष यान को ले लें। इसे 2011 में भेजा गया और यह लगभग 5 साल बाद बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। यह अब अपने चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थितियों सहित विशाल ग्रह के विभिन्न गुणों को माप रहा है और यह निर्धारित कर रहा है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कितना पानी है। इससे वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से ग्रह के निर्माण का सिद्धांत सही है। जूनो अपने मिशन के 7 साल की अवधि को पार कर चुका है और इसे कम से कम 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खगोल गति विज्ञान के सबसे जटिल कर्तव्यों में से एक पिछले साल के अंत में पूरा हुआ था, जब जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने न केवल एक क्षुद्र ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, बल्कि एक शानदार प्रयास के तहत वहां का नमूना भी धरती पर भेजा। जापान के इस यान, जिसका नाम वहां पाए जाने वाले एक बाज पी के नाम पर हायाबुसा 2 रखा गया है, ने 2018 में क्षुद्र ग्रह 1672173 रियुगो की सतह पर कदम रखा, सतह का सर्वेक्षण किया और नमूने लिए। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें ग्रहों के मिशनों की सूची में पहले शामिल नहीं किया गया था। ये ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो हमारे सौरमंडल के भीतर गुरुत्वाकर्षणों यानी ब्लैक होल में फंस गए हैं। यह कक्षाओं में विशेष स्थान होते हैं जिन्हें लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है और जो 2 अंतरिक्ष पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से संतुलन का काम करते हैं।